अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज चार मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे DGISI, जो मौजूदा DGISI हैं, जनरल नदीम अंजुम। इनकी 2 महीने में छुट्टी हो रही है और आगे मज़ीद एक्सटेंशन नहीं मिल रही। इसके हवाले से बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं और कब इनकी छुट्टी हो रही है और इनका आगे क्या प्लान है। इस पे तफसील से बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे मरीम नवाज़ के हवाले से। कहा यह जा रहा है, मीडिया के ऊपर ये खबरें चल रही हैं कि उनकी वजारत आला जो है वो ख़तरे में है। वो क्यों है? उस पे भी तफसील के साथ बात करेंगे कि क्या इन खबरों में कोई सदाकत है या कोई जो फैक्ट्स और हकायक हैं उसकी बुनियाद के ऊपर क्या ये इनकी वजारत आला वाकई ख़तरे में है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे ये जो डॉलर के हवाले से आए रोज़ हम ये देखते हैं कि डॉलर की जो कीमत है उसके मुकाबले में रुपए की कीमत गैर मुस्तहकम होती है। तो आने वाले 2-3 महीने में डॉलर की कीमत क्या रहेगी, इसके ऊपर भी तफसील के साथ बात करेंगे। और चौथे नंबर पे हम बात करेंगे ये जो मौजूदा अभी मुल्क की सूरत हाल है, ख़ास तौर पे ये जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमा है इमरान खान और PTI की जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उस पे और इमरान खान की इद्दत के दौरान निकाह जो केस का आज फैसला आना है, महफूज फैसला, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और क्या वाकई इमरान खान आज मुकदमे में जो फैसला आएगा उसके बाद रिहा होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे, उस पर भी तफसील के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं DGISI के हवाले से। ये आपको भी इल्म होगा कि जो DGISI थे, इनकी 2023 में जो मुद्दत थी बतौर लेफ्टिनेंट जनरल के और बतौर DGISI के, वो मुकम्मल हो गई थी। और उसके बाद इनको एक्सटेंशन दी थी। जो उस टाइम निगरान वजीर आजम थे अनवारुल हक काकड़, उन्होंने 1 साल की एक्सटेंशन दी थी। और ये जो 1 साल की एक्सटेंशन की मुद्दत है, ये 14 सितंबर 2024 में मुकम्मल हो रही है। तो मेरी कुछ ज़राए से बात हुई कि क्या इनको मज़ीद आगे एक्सटेंशन दी जा रही है या नहीं दी जा रही, या कोई और जो है इनकी जगह के ऊपर बतौर DGISI तैनात किया जाएगा। मेरे ज़राए ये बताते हैं कि इनको मज़ीद एक्सटेंशन नहीं दी जा रही और 14 सितंबर को ये यानी 2 महीने के बाद इनकी छुट्टी हो जाएगी और इनकी मज़ीद जो मुद्दत मुलाजमत है बतौर DGISI वो नहीं बढ़ाई जाएगी और कोई नया DG लाया जाएगा। तो इस हवाले से मुख्तलिफ ज़राए से ये भी बात हुई कि आखिर वजह क्या है, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन का एक हमेशा से हमने देखा है कि फ़ौजी क़यादत हो या इस तरह के अहम जो ओहदे हैं उनके ऊपर कोई अहम मामलात हों तो उस पे फिर कंटिन्यू किया जाता है, जो इस तरह की जितने भी ओहदों पर फाइज हों लोग। और अब जो ऑपरेशन आज़म इस्तेकाम शुरू हुआ है तो उसके बाद तो फिर इनकी DGISI की जो है वो मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन तो बनती है। तो उस पे जो मेरे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, इस पे फिर रेगुलर एक DGISI को तैनात किया जाएगा। और इस हवाले से ये बाकायदा ये फैसला किया जा चुका है कि जनरल नदीम अंजुम जो है वो 14 सितंबर 2024 को, यानी 2 माह और कुछ दिन के बाद वो अब सबकदोश हो जाएंगे अपने ओहदे से बतौर DGISI के। फिर मैंने अपने मुख्तलिफ जो ज़राए हैं उनसे भी पूछा और इस हवाले से जो एक मेरे सीनियर कोलीग हैं एजाज सैयद, उन्होंने भी इस हवाले से खबर दी थी कि ये जो नदीम अंजुम साहब हैं, इनको बतौर पाकिस्तान के सफ़ीर अमरीका में तैनात किए जाने के हवाले से भी बातें चल रही हैं। और इनकी जो सबकदोशी के बाद जो अपना ओहदा है इनका DGISI के तौर पे, ये इसके रिटायरमेंट के बाद इनको ये भी चांसेस हैं कि वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पे तैनात किया जाए। तो ये बात एक जो ज़राए हैं वो उन्होंने कंफर्म की है कि इनको मज़ीद एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी और उसकी कुछ और दीगर भी वजूहात हो सकती हैं। लेकिन आगे जो है ये कंटिन्यू नहीं करेंगे 14 सितंबर 2024 के बाद। अब आने वाले दिनों में क्या होता है, 2 माह के बाद कोई ऐसी बड़ी डेवलपमेंट या ऑपरेशन इस्तेकाम है, उसमें कोई बड़ी वाज़ेह कोई कामयाबियाँ मिलती हैं तो उसके बाद तो कुछ कहा जा सकता है। अदरवाइज़ अभी तक तो ये भी कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका कि सियासी जमातों को ये कायल नहीं कर पा रही है अभी तक हुकूमत भी और फौजी क़यादत भी, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम क्यों ज़रूरी है और इसके जो मकासद क्या हैं और फ़वाइद क्या होंगे मुल्क के लिए। क्योंकि आपने देखा है कि मौलाना फजल रहमान के इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ANP के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, PTI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये कुछ नेशनलिस्ट पार्टीज़ और इस तरह की जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो उनको भी कायल करना अभी ऑपरेशन के हवाले से बड़ा अहम है। तो आने वाले दिनों में ये इसके हवाले से कंफर्म हो सकेगा कि ये अ, इस हवाले से जो DGISI किसको लाया जाता है
और कौन इसके हवाले से कोई जो है ये फैसला साजी में जो है अहम किरदार अदा करेगा। क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, वो इस पे फैसला करते हैं कि इनको कंटिन्यू रखना चाहिए या इनको जो ओहदे से सबकदोश होने दिया जाना चाहिए। पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मरीम नवाज़ के हवाले से। ये इस पे काफ़ी मीडिया के ऊपर खबरें भी आई हैं कि मरीम नवाज़ का जो बतौर चीफ मिनिस्टर ओहदा है वो ख़तरे में है, और उसकी वजूहात ये हैं कि कोई इनके खिलाफ, क्योंकि इनके पास नंबर गेम्स तो पूरे हैं, पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून के पास सादा अक्सरियत है, उस हवाले से कोई ख़तरा नहीं है। ये काफ़ी जो सहाफ़ी हैं और उसके साथ साथ जो मीडिया में भी रिपोर्ट हो चुका है कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट और हुकूमत का पहले एक तनाज़ा चल रहा था इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से, जो तैनातियों पे जो नाम थे उस पे हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ नाम या पैनल जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं, हुकूमत ने आगे तैनात करना होता है। जबकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ये कहते थे कि यही नॉमिनेट करदा, उनके ही नॉमिनेट करदा ही जो जजेस होंगे बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सरबराह के वो तैनात किए जाएंगे। तो अभी एक जो मरीम नवाज़ का जो पंजाब असम्बली के जो उन्होंने नशीस जीती थी उसके ऊपर भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मामला चल रहा है, और ये कहा जा रहा है कि उस पर मुस्लिम लीग नून शायद ये उनके पास कोई सबूत हो या नहीं हो। तो इस वजह से इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो भी फैसला आएगा तो उससे मरीम नवाज़ का जो बतौर चीफ मिनिस्टर के ओहदा है वो ख़तरे में पड़ सकता है। मेरी जो इतलात हैं, और जो आगे फिर आप इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन कमीशन एक्ट है 2017 का उसको पढ़ें तो ये तमाम तर जो बारे सबूत है, यानी कि जो धांधली के हवाले से सबूत हैं वो जो इल्ज़ाम लगा रहा है, इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पिटीशन फ़ाइल कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पिटीशन के साथ सबूत भी देने हैं कि ये मुनज़्ज़म तरीके से धांधली की गई है और अ, उनको मुनज़्ज़म तरीके से हराया गया है। तो इस हवाले से जो मेरी इत्तलात हैं, कोई इस तरह की सॉलिड कोई इस तरह एविडेंस नहीं है। अभी तक जितने भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज हुए हैं, सिवाय फॉर्म 45 और 47 के, जिसमें डिस्क्रिपेंसीज वो कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट नताइज हैं और दूसरे उम्मीदवारान कहते हैं डिफरेंट हैं। ये फॉर्म 45 से ज़्यादा आपको मज़ीद और भी जो अपना केस साबित करने के लिए सबूत देने होते हैं, तो इतना कोई आसान नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि मरीम नवाज़ का जो सीट है बतौर चीफ मिनिस्टर के वो कोई ख़तरे में नहीं है, और ना ही कोई सवाल से इलेक्शन ट्रिब्यूनल ऐसा कोई फ़ैसला ड्रास्टिकली कर सकता है बग़ैर सबूतों के। अगर अनलेस कोई सबूत हो मुनज़्ज़म धांधली के तो वो एक डिफरेंट बात होगी। बहरहाल इसके ऊपर जो भी फ़ैसला आएगा वो भी आपको अपडेट करते रहेंगे। अब बात करते हैं डॉलर के हवाले से। आप देख रहे हैं कि असम्बली में इस टाइम जो है वफाकी बजट के हवाले से बहस हो रही है, मुख्तलिफ जो अरकान हैं वो भी दलाइल अब और अपने जो है वो स्टेटमेंट्स वगैरह वो रिकॉर्ड करा रहे हैं और हुकूमत को तजावीज़ भी दे रहे हैं कि बजट को कैसे बेहतर किया जा सकता है, टैक्सेस को कैसे कम किया जा सकता है। तो इस हवाले से ये जितने भी ये अभी तक वो हो रहे हैं, लेकिन जो मैं इस पे पहले भी रिपोर्ट कर चुका हूँ कि हुकूमत बजट जब तैयार करती है तो उसमें तमाम मिनिस्ट्रीज़ को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि आपने अगर कोई बाहर की प्रोक्योरमेंट हो, कोई बैरून मुल्क से मंगवानी हो, तो उस हवाले से आपको, क्योंकि ये तमाम तर जो पेमेंट्स है वो डॉलर में करनी होती है, तो डॉलर जो हुकूमत ने तमाम मिनिस्ट्रीज़ को इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आपने 295 रुपीज़ के साथ जो है वो डॉलर को वो कैलकुलेट करना है। तो अभी हुकूमत ने जो आइंदा माली साल है 2025 तक उसको 2095 तक ले जाने का वो किया हुआ है। लेकिन आने वाले 2 माह में जो मेरी इत्तलात हैं डॉलर मुस्तहकम रहेगा और उसकी कीमत में कोई वो ज़्यादा इजाफ़ा नहीं होगा, रुपए की कीमत जो है वो मुस्तहकम ही रहेगी। और इस हवाले से क्योंकि आईएमएफ के साथ जो नेगोशिएशन हो रही हैं और उसके साथ साथ सऊदी अरब और यूएई और चाइना के साथ जो हो रही हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से, तो अगर तो ये टाइमली हुकूमत इसको वो कर लेती है, फुलफ़िल कर लेती है जो आईएमएफ की डिमांड्स हैं, और बजट मंज़ूर हो जाता है, तो उसमें फिर रुपए की कीमत जो है वो मुस्तहकम रहेगी और अभी जो 280 जो इंटरबैंक का रेट है उसी पे ही चलता रहेगा। अदरवाइज़ 295 से हुकूमत की जो इंस्ट्रक्शंस हैं 295 से आगे नहीं जाने देना। हालाँकि जो आईएमएफ है उसकी तरफ से ये मुतालबा किया गया है कि 16% तक जो है वो डॉलर की कीमत को वो किया जाना चाहिए, एप्रिशिएट किया जाना चाहिए। तो इस हिसाब से 328 रुपए बनते हैं, जो कि हुकूमत किसी तौर पे भी वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल अगले 2 माह में जो डॉलर है उसकी कीमत मुस्तहकम रहने ही के चांसेस हैं।
अब आगे क्या होता है वो उस पर भी आपको मज़ीद कोई अपडेट देता रहूँगा। अब बात करते हैं अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ। ये जो मौजूदा केसेस चल रहे हैं जो इमरान खान पीटीआई के मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और उसके साथ साथ जो आज इमरान खान का मुतवक्के तौर पे फैसला भी आना है इद्दत के दौरान निकाह जो है उस हवाले से महफूज फैसला, और वो फैसला कोई भी हो, चाहे वो इमरान खान की जो सज़ा है वो फौरी तौर पे मुअत्तल की जाए और उनको ज़मानत दे दी जाए। लेकिन क्योंकि इसकी मेन अपील का भी अभी फैसला आना है, तो चांसेस यही हैं कि अभी जो है वो अदालत इस हवाले से कोई फैसला ना करे और सज़ा मुअत्तल ना करे और ये कह दे कि इसका भी फैसला उसी के साथ ही, मेन जो अपील है मरकज़ी अपील, उसके साथ ही किया जाएगा। बहरहाल ये जो भी हो, इमरान खान फ़िलहाल फ़ौरी तौर पे तो रिहा होते हुए नज़र नहीं आ रहे, और ये तमाम सियासतदान भी कह रहे हैं, इवन शेख रशीद जैसे लोग भी कह रहे हैं और बाकी भी, कि इमरान खान के बाहर आने या रिहा होने के तो कोई वो नहीं है, चांसेस नहीं है। लेकिन ये है कि एक इनको एक और मॉरल और लीगल विक्ट्री मिल जाएगी अगर आज का जो सज़ा है वो भी मुअत्तल होती है। और जहाँ तक बात है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की, तो उस पे तहरीक-ए-इंसाफ ने भी जो पिटीशन दायर कर दी है उसको पार्टी बनाने के हवाले से, कि वो इसमें क्योंकि जो इसमें एक उनकी नशिस्तें थी और वो इसमें एक डायरेक्ट पार्टी के तौर पे मुतासरा फ़रीक के तौर पे है, तो इसलिए उसको भी शामिल किया जाए। तो आज ये जो फुल कोर्ट है उसने इसके हवाले से भी फैसला करना है। बहरहाल वो जो भी हो, अभी तक जो मौजूदा जजेस के दलाइल हैं, और उसके साथ-साथ अगर आप देखें जो सवालात किए जा रहे हैं जो लीगल टीमों के से, उनसे देखा जाए तो 5 जजेस के जो दलाइल हैं, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला है, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, और उसके साथ-साथ जस्टिस मंसूर अली शाह किसी हद तक जो है वो उनका भी जो सवालात हैं वो इस हवाले से हैं। तो ये 4 से 5 जजेस ऐसे हैं जो कि ये उनके रिमार्क से और उनके सवालात से अंदाज़ा होता है कि ये शायद ये इस हक़ में है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो है वो नशिस्तें दी जाएँ, जबकि बाकी जो 13 में से 8 जजेस हैं, उनके सवालात, उनके रिमार्क्स ज़्यादातर तो उसमें खामोश ही रहे, लेकिन जो बोल रहे हैं दूसरी साइड से, उनके ख़यालात और रिमार्क से यही लगता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये नशिस्तें जो है वो किसी सूरत नहीं दी जा सकती। अब इस हवाले से फ़ैसला क्या आता है और पीटीआई को क्या इसमें पार्टी के तौर पे शामिल किया जा सकता है फ़रीक के तौर पे या नहीं, ये भी आज क्लियर हो जाएगा। बहरहाल इस एक बात तो वाज़ेह नज़र आ रही है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक किसी सूरत भी ये सीटें नहीं मिल सकती। अब फैसला क्या आता है इसके हवाले से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।